नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष एक गणतंत्र राष्ट्र है और संविधान की अगर बात करें जो इसको एक विशिष्ट आयाम भी देती है। और 26 नवंबर की अगर बात करें तो भारतवर्ष के इतिहास में ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है उसको उसका मसौदा प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में भारतवर्ष सामने आया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की यही प्राथमिकता है कि संविधान और संविधान के विभिन्न पहलुओं से लोगों को रूबरू कराया जा सके, और यही कारण है कि वर्ष 2015 से लगातार संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में, चाहे हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, कॉलेजेस की बात करें या डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में इस दिन को मनाया जाता है। कितना महत्वपूर्ण दिन और कितने महत्वपूर्ण इस संविधान के आयाम हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री परवीन शर्मा जी। आप यूं तो डायरेक्टर हैं सर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस के, उसके अलावा चेयरमैन हैं सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति और भौगोलिक स्थिति पर आपकी विशिष्ट पकड़ है। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण दिन की अगर बात करें जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया हुआ है, संविधान दिवस की अगर बात करें, कितना महत्वपूर्ण संविधान है, क्योंकि कहा जाता है कि इसे लिविंग डॉक्यूमेंट, क्या कहेंगे? देखिए, आपने 26 नवंबर की बात की, जिसको हम 2015 से सेलिब्रेट कर रहे हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। जहाँ तक इसके महत्व की बात है तो आज ही के दिन, इसी दिन 1949 पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। संविधान सभा जो एक बहुत बड़ी बॉडी थी, उसके कलेक्टिव एफर्ट से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऑलमोस्ट 3 साल लग गए इसको बनाने में, और एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये जो देश है ना, बहुत बड़ा देश है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने रीजन्स हैं, इतने हमारे रिलीजियंस हैं, इतनी रेसेस हैं। उन सब के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जिसमें सबका ध्यान रखा गया हो, कहते हैं बहुत ही इंक्लूसिव काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो सिंस आज के दिन इसको अडॉप्ट किया गया था, तो इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2015 से पहले हम इस दिन को एज नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इसको एज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे, और तब से ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब जहाँ तक इसकी हम इस दिन की इम्पोर्टेंस की बात करें, या इसको सेलिब्रेट करने की बात करें हम, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। देखो, इस दिन को हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? इस दिन को हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं हम उनको प्रमोट कर पाएं अमंग द सिटीजन्स। ये सुप्रीम लॉ है, फंडामेंटल लॉ है कंट्री का। कैसे इन वैल्यूज को हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं स्पेशली अमंग द यूथ, और कैसे उनको इम्बाइब किया जा सकता है, इन्हीं सब पे चर्चा होती है इस दिन। और जैसा आपने कहा, मैंने देखा है सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस दिन को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। रादर कई स्कूल्स और कॉलेजेस को तो मैंने देखा है वो पूरा एक हफ्ता एक्टिविटीज उनकी चल रही है, क्विज कंपटीशन चल रहे हैं, एसे राइटिंग चल रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। सो दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड आई थिंक वी ऑल शुड पार्टिसिपेट इन इट। इसमें कोई दो राय नहीं, एक महत्वपूर्ण दिन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में। गणतंत्र की अगर बात करें, सशक्त गणतंत्र, लोकतंत्र यहाँ का बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर लोगों की आस्था इस लोकतांत्रिक देश में भी बढ़ती जा रही है। 26 नवंबर 1949 की अगर बात करें, महत्वपूर्ण वो दिन था। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेम्बल है, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और भारतवर्ष फूलों का एक गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते को लोकतंत्र की और संविधान की शक्ल में लोगों को उनके हक भी प्रदान किए गए। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की, किस नजरिए से इसको आप देखते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीजें निकल के आ रही? देखिए, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं ना, प्रियम्बल वी से दिस इज ए काइंड ऑफ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज हैं उसको हमने प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट किया है, और प्रियम्बल को बड़े मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपने कहा, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते हैं, जस्टिस अबव ऑल, है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जो प्रियम्बल में सारी वैल्यूज दी गई हैं, इन्हीं को प्रैक्टिकल शेप दी गई है व्हेन वी सी द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, जब हम सिटीजन्स में इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो अक्सर हम लोग राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो मुझे लगता है राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। और अ, मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ राइट्स हैं वहाँ ड्यूटीज़ हैं। अगर देखा जाए तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ नहीं थी, है ना। ड्यूटीज़ हमने बाद में ऐड की 1976 में, लेकिन मैं ये मानता हूँ जब ड्यूटीज़ नहीं भी थी, जहाँ राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज़ होती है ना। दे आर को रिलेटिव। तो हमारा वैसे ही, अगर हम अपने अपने ट्रेडिशंस देखें, अपने रिलीजन को देखें, जहाँ हम धर्म की बात करते हैं, द फोकस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटीज। जो हमारी जीवन शैली है, ड्यूटीज उसमें एक बहुत मैं कहूँगा उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसको हमारे संविधान को कहा जाता है। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं और किस नजरिए से इसको लिविंग डॉक्यूमेंट देखते हैं? जब हम कहते हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट या फिर ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रो करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट समथिंग विच इज स्टैटिक। फॉर दैट मैटर कोई भी लॉ हो ना, वो स्टैटिक नहीं होता। इट हैज टू चेंज, इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। अगर हम इसको स्टैटिक बना देंगे ना, तो समझ लो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ को रोक दिया, हमने कंट्री की ग्रोथ को रोक दिया। तो इट हैज टू बी a living document, and our constitution also provides a mechanism so that we can update, we can keep on adopting this document to the requirements of the time and circumstances. अगर हम कहें ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कंट्री के लिए उस वक्त के हालात, उस वक्त के सर्कमस्टांसेस, उस वक्त की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए दे पुट देयर ओन विजडम, बट दे वर आल्सो अवेयर ऑफ कि भाई कल को हालात चेंज होंगे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होंगी, तो इस डॉक्यूमेंट को अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और ओवर द ईयर्स हमने कई सारी अमेंडमेंट्स की हैं। अगर देखें तो 106 के करीब हमने अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1949 में अडॉप्ट किया था, इट इज नॉट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, दो द फंडामेंटल्स दे रिमेन द सेम, but then we have introduced many changes in the constitution over the years. So this is how it keeps on growing. Future generations, and it is not something which will end here. It has to grow on. It has to keep on growing, and future generations, they will keep on putting their wisdom into this supreme law of the country. इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है खासकर संविधान निर्माण में, उसको कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुलाएगा नहीं। और आपने अमेंडमेंट्स की बात की, कितने महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स या फिर जो फेमस अमेंडमेंट्स नजर आते हैं, चाहे फेमस या इनफेमस, जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरता रहा पिछले कई सालों से? देखिए, अमेंडमेंट्स बहुत सारी हुई, जैसे मैंने कहा 106 अमेंडमेंट्स हुई, और कुछ अमेंडमेंट्स तो इतनी बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स थी जिनको हम, जैसे 42nd अमेंडमेंट है, उसको तो हम कहते हैं दिस इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कई प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज किए गए, कई नए प्रोविजंस ऐड किए गए। तो अमेंडमेंट्स में कुछ बहुत इनफेमस अमेंडमेंट्स भी हैं, जैसे 39, 38, 42nd अमेंडमेंट। नॉट ऑल द प्रोविजंस, बट मेनी ऑफ देम दे वर वेरी इनफेमस, राइट। बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छी अच्छी अमेंडमेंट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में की, जैसे 73rd अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट्स है, अभी लेटेस्ट 106th अमेंडमेंट है। ऐसे कई हमने अच्छी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में की। और दिस इज हाउ हम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये एक नेशनल हेरिटेज है। आप यूं सोचो, ये हम सब का मैनिफेस्टो है, द पीपल ऑफ दिस कंट्री। हम कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, ये उन सब का मैनिफेस्टो है। तो इसमें जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हो वही चेंजेस लानी चाहिए, जो चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी पावर में आएगी तो इसको अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकती है, ऐसा नहीं है। देयर आर वेरियस लिमिटेशंस, सो दे कैन नॉट चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। शॉर्ट ऑफ दैट वी कीप ऑन अपडेटिंग इट, वी कीप ऑन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर बात करें तो संविधान दिवस का एक अलग महत्व है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये स्टेट थी, 2 संविधान 2 विधान यहाँ पर थे, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का भारतवर्ष के साथ संपूर्ण विलय भी हो चुका है और अब संविधान जो भारतवर्ष का है लागू हो गया है। अभी जो नई असेंबली विधानसभा की तस्वीर थी, उन्होंने जो स्वेरिंग शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली भारतीय संविधान के आइन के लिए। देखिए, जहाँ तक विलय की बात है, विलय तो मैं कहूँगा वो तो बहुत पहले हो गया था, बट यस, दिस वाज द ओनली स्टेट इन होल ऑफ इंडिया जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। और उसका कारण आर्टिकल 370 था।
370 अलो करता था। और अगर हम 2019 से पहले की बात करें, सर्टन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वर एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जे को अप्लाई नहीं करता था, लेकिन वो 5 अगस्त 2019 में जो चेंजेस की गई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को जे में एक्सटेंड कर दिया गया। तो जे स्टेट वाज ब्रॉट एट पार विद अदर स्टेट्स। हाँ, फिर उसके बाद जे स्टेट को डिवाइड किया गया इंटू, रीऑर्गेनाइज किया गया इंटू टू यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करने का कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैकेनिज्म दिया गया है कि प्रेसिडेंट करता है जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और दिस इज हाउ the Union Territory of Jammu and Kashmir is being governed now. So most of the provisions of the Constitution of India, they are applicable in Jammu and Kashmir now. तो महत्वपूर्ण दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी एक संविधान को लेकर आजकल एक स्वर भी उभर के आ रहे हैं कि जो संविधान है वो खतरे में है। संविधान की प्रतियां दिखाई जाती हैं पॉलिटिकल एरिना में। क्या वाकई संविधान खतरे में है? देखो, इसमें मैं ये कहूँगा कि संविधान पढ़ने की चीज़ है, हम उसको पूजने लग जाते हैं, पढ़ते नहीं, है ना। जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, कई क्राइसिस आए ओवर द ईयर्स, इतने सालों में, ऐसा नहीं है, कई क्राइसिस आए, लेकिन दिस कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव्ड। सो दिस इज एविडेंस ऑफ इट्स, जो कहते हैं ना, रेजिलियंस, डायनामिज्म, है ना, ग्रोथ पोटेंशियल, वो सब कुछ है इसके अंदर। इसको चेंज किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर तो आज की डेट में ऐसा है ना, एक लिमिटेशन लगा दी है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी री रिटन, इट कैन ओनली बी अमेंडेड, इट कैन ओनली बी, यू कैन से, अपडेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। सो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ये थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश करती हैं अपने अपने हिसाब से, और लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ऑन ग्राउंड। मुझे लगता है वी ऑल हैव फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड वी रिपोज फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जितनी भी गवर्नमेंट्स हमारी आज तक बनी है, मुझे लगता है सब ने, अगर आप देखें तो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इतनी बार इलेक्शंस हुई है, कितना स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, मैं इस बात को नहीं मानता। चलिए, संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन चुनौतियां संविधान को लेकर काफी नजर आ रही हैं, क्योंकि संविधान में चाहे प्रेमल्स की बात करें, कई चीजों का खुलासा उसमें किया गया है, इक्वलिटी की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, लेकिन आज वो चुनौतियां क्या आपको लगता है नजर आ रही है? कहीं ना कहीं सोशल इनजस्टिस नजर आ रहा है या फिर इकोनॉमिक इनजस्टिस नजर आ रहा है, और उस किस नजरिए से आप देखते? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत सारे काम किए भी गए उन डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के लिए। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, फिर और बहुत सारे ऐसे लाज लाए गए, पर्पज़ था कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम किया जाए। लेकिन आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमारे कंट्री में हमें देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस डायरेक्शन में, और आने वाले टाइम में हमें लगता है ये डिस्पैरिटीज़ कम होंगी। और एक ऐसा देखो, जब विकास की बात आती है तो मैं ये मानता हूँ कि विकास का जो बेनिफिट है वो सब तक पहुँचना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। और हमारा डॉक्यूमेंट एक बड़ा, ये संविधान एक बड़ा इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। यहाँ SCs, STs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़, सबके लिए प्रोविजंस है, सबके राइट्स की बात की गई है और सबको राइट्स दिए गए हैं, और उस डायरेक्शन में बहुत कुछ हुआ भी है। बट येस, एज यू हैव सेड, लॉट मोर नीड्स टू बी डन। और मुझे लगता है गवर्नमेंट्स, सारी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वो अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही होंगी कि हम इन चुनौतियों का भी सामना कर पाएं। प्रवीण जी, कमिंग बैक टू दिस वेरी डे 26 नवंबर की अगर बात करें, जो एक ऐतिहासिक गौरवशाली दिन है, किस प्रकार इस दिन की जो महिमा है उसको, क्योंकि संविधान दिवस हम हर साल मना रहे हैं 2015 से, जो नई जनरेशन है उसको अपने गौरवशाली इतिहास और खासकर अपने संविधान के महत्व और उसके जो परिभाषा है उसको डिफाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये जरूरी नहीं है कि मात्र एक ही दिन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारत के इतिहास, संविधान से लोगों को, जनता को, सिविल सोसाइटी को रूबरू कराने का प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल मैं वो मानता हूँ, ऐसी एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए, लेकिन फिर हम कोई ना कोई दिन तो ऐसा रखते हैं जहाँ हम ज़्यादा
एम्फेसिस देते हैं इस तरह की, जैसे हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फंडामेंटल लॉ है कंट्री का, सुप्रीम लॉ है कंट्री का। तो कोई ना कोई दिन तो हमें इसके लिए रखना ही था, और मुझे लगता है 26 नवंबर से बेटर दिन कोई नहीं हो सकता, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, देखो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सारी पावर किसके पास रहती है? लोगों के पास रहती है। तो अब लोगों ने देश को चलाना है, कैसे चलाएंगे? कोई तो सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। तो वो जो डेमोक्रेटिक पावर लोगों के पास रहती है ना, उसकी मैं कहता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि वो अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो इसी तरह से हमने भी, सिंस वी वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो हमारी एक डिमांड रही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको इंडियंस फ्रेम करें। तो हमारी ये डिमांड बहुत देर तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, बट फाइनली इट वाज एक्सेप्टेड और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हालांकि वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, बट बहुत रिप्रेजेंटेटिव थी। यहाँ सारी सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, सारे रिलीजियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन, SC ST सबको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। और दिस इज हाउ अल्टीमेटली आफ्टर ए, यू कैन से, आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 3 years, एंड इट वाज ए वेरी हरक्यूलियन टास्क। इतना आसान नहीं था, बहुत सारे लोगों का एफर्ट रहा है उसमें। जैसे आपने कहा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, BN राव जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े उस वक्त के जो ज्यूरिस्ट थे, जो पैट्रियट्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका रोल रहा है इस डॉक्यूमेंट को बनाने में। तो मुझे लगता है इससे बेहतर दिन कोई और हो नहीं सकता था जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। प्रवीण जी, आपने समय निकाला और खासकर संविधान दिवस और इसकी महत्ता, और खासकर आज के प्रेजेंट सिनारियो में, और खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे प्रवीण शर्मा जी। आप डायरेक्टर हैं सर कॉलेज ऑफ कंपटीशन, उसके अलावा आप चेयरमैन हैं सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक, और खासकर जम्मू कश्मीर के और भारतवर्ष के जो हालात हैं, मामले हैं, उनके जानकार हैं, जिन्होंने खासकर संविधान दिवस और उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।